ये कहानी एक गांव की है। एक गांव में दो दोस्त, जो दोनों दोस्त बड़े खास होते हैं। एक दूसरे के सुख में दुख में हमेशा साथ रहते थे। एक दोस्त कई दिनों से बड़ा उदास था, परेशान था। जब भी कोई बात होती थी तो एकदम से चुप हो जाया करता था, कुछ कहने की स्थिति में नहीं होता था। तभी उसका दोस्त ने जिद पकड़ ली और जिद पकड़ने के बाद कहा कि भले ही चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें ये बात बतानी पड़ेगी कि आखिरकार तुम खामोश क्यों रहते हो, नहीं तो तुम्हारी तुम्हारी दोस्ती आज से ख़त्म। जब इस तरह का वास्ता दिया गया, उसको कसम दी गई, आखिरकार दोस्त टूट जाता है। लेकिन जो बताता है, उसको सुनने के बाद उसके दोस्त के पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। दरअसल वो सच सच बताता है कि तेरी पत्नी से पिछले 2 साल से मेरे शारीरिक संबंध हैं। जब जब तू यहाँ से जाता है तब तब वो मुझे अपने पास बुला लेती है। ये बात सुनने के बाद उस दोस्त को इतना गुस्सा आता है कि वो आखिरकार करे तो क्या करे। दोनों में काफ़ी नाराज़गी भी होती है। तभी वो रोकता है। रोकने के बाद कुछ ऐसी बात बताता है अगली, जिसे सुनने के बाद वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कुछ वक्त बीत जाता है और बीतने के बाद आखिरकार पता चलता है कि उसी गांव के अंदर एक दो नहीं 4 कत्ल हो जाते हैं। पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा करने में काफ़ी मशक्कत की, काफ़ी वक्त लिया। लगभग 9 महीने के बाद जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है कि 4 कत्ल की असली वजह क्या थी, तब लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि दोस्ती इसमें सामने आ जाती है और फिर 4 कत्ल हो जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक ज़िला है पूर्णिया। पूर्णिया ज़िले का ही एक थाना लगता है रोटा, और रोटा थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है कीलपाड़ा। बात कर रहा हूँ 5 नवंबर 2024 की रात लगभग 8 बजे के आसपास बबीता नाम की महिला ने अपने पति, जिसका नाम रवि कुमार शर्मा होता है, उसको फ़ोन करती है। फ़ोन करके पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हारा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही हूँ। तभी वो कहता है कि गांव में जो मंदिर है, मंदिर पर मीटिंग चल रही है, मीटिंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो मीटिंग में है, उसे भी वक्त लग जाएगा। फ़ोन काट देता है। इस बात के बाद फिर से उसका पत्नी का फ़ोन आता है। बड़े गुस्से में झल्लाती हुई कहती है कि अभी तो पूरी बात भी नहीं हुई और तुमने फ़ोन काट दिया। वो पूछता है कि तुम्हें बता तो दिया, गांव में मंदिर है, मंदिर पर मीटिंग चल रही है और मीटिंग में बड़ी ज़रूरी बातचीत चल रही है, मैं यहाँ पर हूँ, बहुत सारे लोगों के बीच में हूँ, इस तरह से मुझे बार बार फ़ोन करके परेशान मत करो। पत्नी कहती है बस इतना पूछना है कि तुम कितनी देर में घर आ जाओगे। वो कहता है कि कम से कम मुझे अभी 1 घंटा और लगेगा, 1 घंटे के बाद मैं अपना आप आ जाऊँगा। जैसे ही पत्नी ने ये बात सुनी, उसके बाद फ़ोन कट जाता है। मीटिंग होती है, मीटिंग ख़त्म होती है और मीटिंग ख़त्म होने के बाद वो लड़का अपने घर आता है। जब घर आता है तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। वो बहुत देर से आवाज़ लगा रहा था। लगातार आवाज़ लगाते लगाते काफ़ी वक्त हो जाता है, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। आखिरकार उसे लगता है कि पत्नी उसकी नाराज़ हो गई है। वैसे भी वो कई बार फ़ोन कर चुकी है। इसके बाद उसने खिड़की से जो झांक कर देखा, वो दृश्य, वो सीन देखने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाता है। दरअसल उसके 3 बच्चे होते हैं, पत्नी होती है जो कि फंदे से लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे गुस्से में आकर उन्होंने अपनी जान दे दी हो। इसके बाद वो लड़का ज़ोर ज़ोर से चीखता है, चिल्लाता है। रात के लगभग 9 सवा 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। जहाँ जहाँ तक चीखों की, चिल्लाने की उसकी आवाज़ें पहुँच रही थी। गांव के लोग जब मौके पर आकर देखते हैं, उसके बाद उस दरवाजे को तोड़ने की तमाम कोशिश की जाती हैं। आखिरकार सफलता मिल जाती है और दरवाज़ा तोड़ दिया जाता है। जैसे दरवाज़ा टूटता है, उसके बाद पता चलता है कि 4 लाशें हैं जो कि लटकी हुई हैं। आखिरकार ग्रामीणों ने सबके सामने उन लाशों को उतारा, जिसमें बबीता की लाश होती है, जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास की होती है। उसकी बेटी जो सबसे बड़ी है, जिसकी उम्र लगभग 8 साल है, नाम उसका रिया होता है। दूसरा बेटा है जिसका नाम सूरज है और उसकी उम्र लगभग 5 साल के आसपास होती है। सबसे छोटा बेटा जिसका नाम सुजीत है और उम्र उसकी 3 साल है। चारों की लाशों को उतारा जाता है। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है। पुलिस ने इन चारों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उसके बाद फिर जो ये बबीता है, उसके मायके वालों को भी सूचना दी जाती है, रिश्तेदारों को भी सूचना दी जाती है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, पड़ताल कर रही थी। ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार इस महिला ने ऐसा कदम क्यों उठाया। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि तीनों बच्चों और खुद को भी उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आखिरकार बबीता देवी की माँ निर्मला देवी से संपर्क किया जाता है। उससे पूछा जाता है तो वो बताती है कि जो उसकी बेटी है, बड़े गुस्से में रहती थी, मानसिक तनाव में रहती थी, परेशान रहती थी। बिना कुछ बात के ही बच्चों को मारना पीटना उसकी आदत में शुमार हो गया था। चाहे वो ससुराल में रहे या मायके में रहे, जब देखो बच्चों को किसी न किसी बात पर मारती रहती थी, पीटती रहती थी। उसके पति रवि कुमार शर्मा से बातचीत की जाती है। उससे पूछा जाता है कि जब ये घटना हुई थी तब तुम कहाँ थे। वो कहता है कि साहब गाँव के मंदिर पर मीटिंग चल रही थी, वो तो मीटिंग में शामिल था, उसे नहीं पता था। उसका रो रो कर बुरा हाल था। आखिरकार वो करे तो क्या करे। पुलिस वालों ने जब इसके चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो वो रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाली थी।
परेशान करने वाली थी। दरअसल उन्होंने जान नहीं दी थी, बल्कि उनकी जान ली गई थी, उनकी हत्या की गई थी। हत्या करने के बाद उनको लटकाया गया था। लेकिन ये सब किसने किया, क्यों किया? जब माँ से पूछते हैं तो माँ कहती है कि उसका मानसिक संतुलन खराब था। पति से पूछते हैं तो वो कहता है कि गांव के मंदिर पर मीटिंग चल रही थी और वो मीटिंग में शामिल था। आखिरकार इसका कत्ल क्यों किया, किसने किया? जब इसकी जांच पड़ताल शुरू होती है तो इस महिला की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है और कॉल डिटेल निकलवाने के बाद पता चलता है कि गांव का ही एक लड़का है जिसका नाम नीलेश कुमार होता है और नीलेश कुमार से ये बहुत सारी बातें किया करती थी। आखिरकार नीलेश कुमार को ढूंढने में, तलाश करने में थोड़ा वक्त लग जाता है। आखिरकार नीलेश कुमार जब पुलिस के हत्थे चढ़ता है, उससे पूछताछ की जाती है, तब लगभग 6-7 महीने का वक्त बीत जाता है। नवंबर 2024 की ये घटना थी और जुलाई 2025 आ जाता है। आखिरकार नीलेश कुमार जब पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा इस कत्ल से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? तब वो जो बताता है वो चौंकाने वाली बात बताता है। वो कहता है कि ये महिला उससे प्यार करती है, वो उससे प्यार करता था, एक दूसरे से ये दोनों प्यार करते थे और इतना नज़दीक आ जाते हैं कि जब जब उसका पति घर से बाहर चला जाया करता था तब तब वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और ये लंबे समय से ऐसे ही चल रहा था। ये महिला यानी कि बबीता देवी जिद पकड़ने लगती है कि नीलेश कुमार से कहती है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर उसके पति रवि की तुम्हें हर हाल में हत्या करनी है। और जैसे ही रवि की बात हत्या की आती है तो नीलेश कुमार सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो उसके बचपन का दोस्त था, उसका खास दोस्त था और ख़ास दोस्त को वो कैसे मारे। और उस बबीता लगातार उस पर दबाव बना रही थी बॉयफ्रेंड पर कि आखिरकार तुम्हें इसको मारना ही है, इसका कत्ल ही करना है। इसलिए वो जैसे ये बात सुनता था तब तो वो बुझा बुझा रहता था, परेशान रहता था और इस बीच में मौका मिलता था तो अपने दोस्त से भी बातचीत करता था। एक दिन रवि जिद पकड़ लेता है और नीलेश से पूछता है कि नीलेश आखिरकार तुम इतना परेशान क्यों रहते हो, क्या बात है, बड़े शांत रहते हो, बुझे बुझे रहते हो? तब वो पूरी बात सच सच बता देता है कि पिछले 2 साल से तुम्हारी बीवी से उसके शारीरिक संबंध हैं, अब वो जिद कर रही है, वो तुम्हारा कत्ल कराना चाहती है, मैं करूँ तो क्या करूँ, ये मेरी समझ से परे हो रहा है। तब रवि और नीलेश आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद कहते हैं कि जिसने मारने का प्लान बनाया है, ऐसा ना करें हम उसको ही मार डालें, यानी कि बबीता का कत्ल कर दें। और इसके लिए तारीख तय कर दी जाती है, इसके लिए समय तय कर दिया जाता है। तारीख और समय जब तय हो जाता है तो आखिरकार वो दोनों मिलकर उनका कत्ल कर देते हैं। जब वो कत्ल कर रहे थे तो बड़ी वाली जो बेटी होती है, इसका नाम रिया होता है, वो जाग जाती है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसको मारते हुए यानी कि बबीता को मारते हुए अपने पिता को देखती है और जो घर में कभी कभी आता था नीलेश, उसको देख लेती है। आखिरकार इससे पहले कि वो चीखती, चिल्लाती, कुछ करती, तभी मौका पाते वो रिया का भी गला दबा देते हैं। जैसे रिया का गला दबा रहे थे, घर में 2 लाशें पड़ी हुई थी और अचानक ही सूरज की आंखें खुल जाती हैं। सूरज भी जाग जाता है और जब सूरज जाग जाता है तो सूरज के साथ भी वो वैसे ही करते हैं जैसे पत्नी को मारा, जैसे बेटी को मारा। और इसी बीच में सुजीत की भी आंखें खुल जाती हैं और सुजीत को भी मार देते हैं, यानी कि उसका भी गला घोट देते हैं। तीनों का गला घोटते हैं, उनको रस्सी से लटका देते हैं और कुछ इस तरह का नाटक करते हैं। एक आदमी पूरी जिम्मेदारी संभाल लेता है, दूसरा मंदिर पर चला जाता है, ये सब करने के लिए कि गांव की मीटिंग चल रही है ताकि उसके लिए गवाही दे दें। और ये सब चल रहा था, कोई नहीं जानता था कि इन चारों का कत्ल किया गया है। अगले दिन अखबार में भी खबर छपती है, सोशल मीडिया में भी आती है कि एक मानसिक रूप से थोड़ी परेशान महिला ने 1 2 नहीं 3 कत्ल किया और अपनी भी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। आखिरकार पुलिस ने जुलाई 2025 में इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि महिला अपने पति को मरवाना चाहती थी, 3 बच्चों की माँ थी, लेकिन उसके जो प्रेमी होता है, बॉयफ्रेंड होता है, वो बॉयफ्रेंड अपने दोस्त के समर्थन में चला जाता है और दोस्त मिलकर उस महिला का कत्ल कर देते हैं। हद तो तब हो जाती है कि उस महिला की वजह से 3 बेकसूर बच्चे मारे जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। जिस तरह से इस महिला ने ये प्लान बनाया था अपने पति को मारने का, वो उसे तो ना मरवा सकी, लेकिन उसका ही खुद का काल आया हुआ था, वो खुद ही उन दोनों के हाथों मारी जाती है। न केवल खुद मारी जाती है बल्कि 3 बच्चे भी बेवजह मारे जाते हैं। दोस्तों, जाते जाते कुछ लोगों ने ये हैं हरियाणा के रहने वाले शीतल शर्मा, मधुबनी के रहने वाले साजिद अंसारी हैं, कन्नौज के रहने वाले उत्कर्ष हैं, सुल्तानपुर के रहने वाले श्रेयांश उपाध्याय हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें आंचल बिश्नोई, अशोक यादव, अंजू दुबे, सफ़ाद खान, जाहिद खान, नगमा खातून, शंकर सिंह, सुभाष नेगी, दिलजीत सिंह, अन्नू कुमारी, आकाश कुमार, विनोद कुमार, कुसुम कश्यप, सुरेश प्रसाद यादव, जगदीश स्वामी, प्रदीप कुमार, मोहम्मद नसीर, समीरा शेख, मंसूर अंसारी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।